हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर बजट प्रिपरेशन। फटाफट से करते हैं स्टार्ट वीडियो को। बहुत अच्छी चैप्टर होने वाला है, तो आई होप आप लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ रखा हो। एग्जाम किट की वीडियोस लाइक अगर चैप्टर पढ़ के देखोगे और सॉल्व करके देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टिल आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। 279 अ बिजनेस इज प्रिपेयरिंग इट्स प्रोडक्शन बजट। तो एक बिजनेस अपना प्रोडक्शन बजट बना रहा है फॉर द ईयर अहेड फॉर प्रोडक्ट A998 कोई प्रोडक्ट होगा, उसके लिए एक प्रोडक्शन बजट बनाया जा रहा है। एस्टिमेट किया है कि 100,000 यूनिट जो है वो प्रोडक्ट की सोल्ड की जाएंगी इस ईयर में। यानी कि आपको सेल्स का बजट बता रखा है कि कितना है 100,000 यूनिट्स, और आपको बता रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 14,000। ओपनिंग इन्वेंट्री भी आपको दे रखी है 14,000 की, बहुत ही बेहतरीन। और इन्वेंट्री लेवल इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 40% बाय द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि आपको ये बता रखा है बेसिकली कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी होने वाली है। अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 की है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 40% से रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है 14,000 माइनस 40%, कैलकुलेटर में करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8400, विच इज आपकी क्या होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आपको निकालना क्या, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ये प्रोडक्ट नीड्स टू बी प्रोड्यूस। यानी कि आपको जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है प्रोडक्शन बजट बनाना है बेसिकली। तो आपको इसी के साथ देखो 280 क्वेश्चन भी लगातार लगे हाथ हो जाएगा। जब भी हमें प्रोडक्शन बजट निकालना होता है तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। जो भी हमारा सेल्स वाला बजट होता है उसमें से हम ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस कर देते हैं। जब हमने जो भी सेल करनी है उसमें से हमारी ओपनिंग माइनस करेंगे और क्लोजिंग को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है जो भी हमने प्रोडक्शन करनी है, यानी प्रोडक्शन का जो भी बजट होता है। तो यहाँ पे देखो सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री यही होता है। तो बस यही वाला फॉर्मूला हमें ऊपर भी लगाना है, तो लगे तो दोनों क्वेश्चन भी हो गए साथ साथ, ठीक है। तो अब आपको देखो सेल्स आपको दे रखी है 100,000 की, ओपनिंग 14,000 और क्लोजिंग 8400। तो बस 100,000 में से 14,000 को माइनस कर दो, प्लस कर दो 8400, तो आपका प्रोडक्शन आ जाएगा 100,000 माइनस 14,000 प्लस 8400, विच इज़ होता है 94,400 यूनिट्स। यानी कि हम लोगों को जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ये वाले प्रोडक्ट की 94,400, ठीक है। आई होप आपको ये वाली क्वेश्चन क्लियर होगा और इसी के साथ 280 वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 281। अ प्रोसेस हैज़ अ नॉर्मल लॉस ऑफ 10%। एक जो प्रोसेस होता है नॉर्मली तो उसका जो है वो नॉर्मल लॉस जो है वो 10% है। और जो बजटेड आउटपुट है वो 4500 लीटर्स है पूरे पीरियड का। और ओपनिंग इन्वेंट्री आपको रॉ मटेरियल की दी गई है 600 लीटर्स और एक्सपेक्ट है कि इंक्रीज़ करेगी 20% से बाय द एंड ऑफ द पीरियड। यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री तो आप लोगों को पता है, साथ में क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 20% बढ़ा के होगी। या तो आप 120% कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल अपने कैलकुलेटर में 600 प्लस 20% करोगे तो वो भी 720 आ जाएगा, वो भी सेम बात है, ठीक है। तो 120% करके कर लो या तो ये 600 प्लस 20% करके कैलकुलेटर में कर लो, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री पता चल गई, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल गई, आपको बजटेड आउटपुट जो है वो भी पता है। आपको निकालना क्या, आपको बताना है मटेरियल यूजेज का बजट क्या होगा, ठीक है। मटेरियल यूजेज का बजट आपको निकालना है। ओह वाओ मैन, मतलब ये तभी कहते हैं कि हमें क्वेश्चंस पहले पढ़ लेने चाहिए। अब देखो मटेरियल यूजेज का बजट के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री इनका कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, ठीक है। तो मटेरियल यूजेज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितने हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे बजट में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब मटेरियल यूज़ करने का ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री से कोई रिलेशन वगैरह नहीं है। हमें बस क्या करना है, बस अब मटेरियल यूजेज बजट बताना है। देखो हम लोगों को कितने आउटपुट दे रखे थे 4500 के, जिसमें से क्या था 10% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था। तो इसका मतलब आप मान के चलो अगर 10% नॉर्मल लॉस था तो मटेरियल हमने बजट कितना बनाया हुआ, देखो 4500 आफ्टर वेस्टेज के बाद था, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल लॉस के बाद था। तो इससे पहले क्या होगा, तो ये मतलब 4500 जो है वो क्या होगा 90% दिखा रहा होगा, क्योंकि 10% क्या है लॉस है, नॉर्मल लॉस है। तो अगर पूरा 100% निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे 4500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 90, तब आपको पता चल जाएगा कि लाइक आपका बजट कितना था। ये तो लाइक 10% नॉर्मल लॉस के बाद है ना, तो आपका बजट कितना था 4500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 90, विच इज़ आपका होता है 5000 लीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी इसलिए काम नहीं है क्योंकि वो मटेरियल परचेज बजट जब हम यूज़ करते हैं तब जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कंसीडर करते हैं, बट यूसेज बजट में तो हम लोग ये सब चीज़ें कंसीडर नहीं करते, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 282। इसमें कह रहा है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मटेरियल यूजेज बजट। वाओ, मटेरियल यूजेज बजट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मांग रहे हैं। प्रोडक्शन बजट मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट। यस, यही होता है।
ये देखो ये वाले सारे चैप्टर्स हैं, इसमें आपको थोड़े बहुत तो फार्मूलेज वगैरह पता होने चाहिए कि लाइक मटेरियल यूजेज, परचेज, ये सब बजट जो है उसका फार्मूलेज क्या होते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको, ये सब चीज़ें तो देखो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो ऐसे मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े बहुत कर पाओगे। बाकी हमें जैसा तो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थोड़े बहुत बीच में फार्मूलेज आ जाते हैं बजट चैप्टर में, तो उसका आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। यस, बाकी जो मटेरियल यूजेज बजट है उसमें क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्शन बजट बनाया होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी हमारी स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी होती है पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 283, अ कंपनी हैज़ अ बजट फॉर 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स के लिए बजट है, ए और बी के लिए एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए का बजट ये है, प्रोडक्ट बी का इस तरफ है। लेबर आपको दे रखी है और आपको निकालना क्या है, बजटेड कॉस्ट फॉर अनस्किल्ड लेबर फॉर द पीरियड, मतलब आपको बजटेड कॉस्ट बतानी है अनस्किल्ड लेबर की। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर की, और फॉर द पीरियड कितनी होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब देखो अनस्किल्ड लेबर की बजटेड कॉस्ट बतानी है, तो प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी, इन दोनों के अनस्किल्ड लेबर की निकालनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट ए के अनस्किल्ड लेबर ने मतलब कितनी कॉस्ट आने वाली है, और प्रोडक्ट बी के अनस्किल्ड लेबर की कितनी कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, तो देखो जब भी लेबर को हमें रिलेट करना पड़ेगा तो हमें क्या देखते हैं, या सेल्स देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि लेबर जितना काम करेगा वो तो प्रोडक्शन के हिसाब से है ना, अब हम बेचेंगे कितनी यूनिट वो क्या है, जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि यहाँ लेबर को कितनी कॉस्ट देनी है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन करोगे लेबर उतनी तो प्रोडक्शन करते हैं, तो लेबर को उसी हिसाब से कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, सेल के हिसाब से थोड़े करेंगे। तो जब भी हम लेबर को पे करेंगे तो हम लोग किससे करते हैं, प्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक है, जितना प्रोड्यूस करोगे उतना ही लेबर को पेमेंट मिलेगी। तो यानी कि प्रोडक्ट ए में 1750 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करी गई हैं, और यहाँ पे आपको साफ साफ दे रखा है कि अनस्किल्ड लेबर को $7 मिलते हैं पर आवर में, और उसने कितने घंटे काम करा है, 3 घंटे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए के अनस्किल्ड लेबर को हम इतना पेमेंट कर देंगे, और प्रोडक्ट बी के अनस्किल्ड लेबर को कितना करेंगे, देखो 5000 उसने प्रोड्यूस करे हैं, 5000, और देखो अनस्किल्ड लेबर वही $7 पर आवर है तो 7 ही मिलेगा, बट इसने कितने घंटे काम करा है, 4 घंटे काम करा है। ठीक है, बस आपको जो है वो इन जो इसके यहाँ पे आंसर आएगा और जो यहाँ पे आंसर आएगा दोनों को प्लस कर देना है, तो आपका टोटल पता चल जाएगा कि लेबर की आपकी कॉस्ट मतलब बजटेड कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो पहले 1750 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ आपका होता है 36,750। यह आ गया हमारा ये प्रोडक्ट ए के लेबर कॉस्ट, प्रोडक्ट बी के लिए 5000 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होता है 1,40,000। ठीक है, 1,40,000, और ये 36,750। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो सीधा सीधा 176,750 जो है वो बन रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको देखना है कि निकालना क्या, और बस निकाल लो। इसमें तो मतलब कुछ कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बस आपको अनस्किल्ड लेबर का निकालना है। तो आपको अनस्किल्ड की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ए में देखो कि अनस्किल्ड कितना है, और प्रोडक्ट बी में देखो, दोनों का टोटल कर दो, बस बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 284, इसमें कह रहा है भैया व्हाट वुड बी द प्रिंसिपल बजट फैक्टर फॉर अ फुटवियर रिटेलर। एक फुटवियर रिटेलर के लिए प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर आप लोगों को पता होगा, जो भी फैक्टर होता है जो कि लाइक कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट करता है पूरे लेवल ऑफ एक्टिविटी में, कॉन्स्टेंट लाइक जो भी हमारा लिमिटिंग फैक्टर होता है, जो लाइक हमारे लिए पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाता, वैसे टाइप की चीज़। ठीक है, तो अब फुटवियर रिटेलर के अंदर कौन सा जो है वो प्रिंसिपल बजट होने वाला है, तो द कॉस्ट आइटम टेकिंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जो कॉस्ट आइटम है वो लार्जेस्ट शेयर ले रहा है टोटल एक्सपेंडिचर का, तो ये तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर नहीं होने वाला। और द प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रीब्यूटिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू, ये सेल्स से रिलेटेड। देखो इससे आप सब देखो, आपको कुछ कॉन्स्टेंट करके, जैसे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल बजट फैक्टर का वही होता क्या है कि कॉन्स्टेंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक ही लाइन में जो है वो कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, एक ही ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में। बाकी कहीं तो मेरे को कॉन्स्टेंट दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि अगर आप लोगों को पता है प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता क्या है, तो उससे आपको ऑप्शंस पता चल जाएंगे कि आपके ऑप्शन हैं क्या। यहाँ पे देखो तो कॉन्स्टेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू लिमिट, लिमिटिंग फैक्टर होता है, मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट द रिटेलर्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, यही होता है कॉन्स्टेंट। अब मान के चलो मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कि मान के चलो हमारे लेबर को हमारे पास लेबर का टाइम जो था वो अवेलेबल था 2000 आवर्स। ठीक है, लेबर का टाइम जो अवेलेबल था वो था 2000 आवर्स की, इतना ही घंटे जो है वो लेबर जो है वो काम कर सकता है अवेलेबल। ठीक है, बट हमें ज़रूरत कितने की थी, हमें लेबर आवर्स की ज़रूरत थी 2500 आवर्स की। ठीक है, हमें लेबर की ज़रूरत कितनी थी, 2500 आवर्स की। हम चाहते थे हमारे यहाँ पे लेबर 2500 घंटे काम करे, बट
हमारे पास अवेलेबल कितना था, खाली 2000 घंटे, यानी कि लेबर खाली 2000 घंटे काम कर सकता था, यानी कि हमें जितना नीड था वो ज़्यादा थी, नीड जो थी वो ज़्यादा थी जितने हमारे अवेलेबल थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेबर है वो हमारा क्या बन गया, कॉन्स्ट्रेंट। और कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट वो होता है कि जो चीज़ हमारी जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको उसमें रुकावट पैदा कर रहा है। लाइक हमारे पास हमारे को नीड उसकी ज़्यादा है बट अवेलेबिलिटी कम है, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए कॉन्स्ट्रेंट। और वही यहाँ पे आपको बताया है कि प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होता है, जो वो कॉन्स्ट्रेंट जो कि एक्सपेक्ट करते हैं लिमिट करने में। अब देखो लेबर आर्स नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, दिक्कतें आएंगी, है ना। वही लिखा है जैसे फुटबॉल रिटेलर में हो गया, तो लिमिट कर देगी रिटेलर की एक्टिविटी को ड्यूरिंग द बजट पीरियड। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 285, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो लाइक F1 F2 F3 या फिर 11 12 हर जगह पे ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वही होता है जो कि आप प्रेजेंट की नीड को भी फुलफिल करो, फ्यूचर की मतलब प्रेजेंट को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, फ्यूचर के भी लिए थोड़ा सा रिसोर्सेज छोड़ दो, ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट, जो ऐसी डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट की नीड को मीट करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। तो आप अपनी जो है वो नीड तो फुलफिल करते रहो बट फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं 286, इसमें कह रहा है भैया अ कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट बनाती है एक्स और वाई, आपको निकालना क्या है, सेल्स बजट क्या होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो ताकि आपको पता चले आपको निकालना क्या है, फिर क्वेश्चन को बाद में अगेन पढ़ लिया करो, ठीक है। तो एक्स एंड वाई दो प्रोडक्ट थे विच आर सोल्ड इन द रेशियो 1:2, 1:2 में जो है वो प्रोडक्ट सोल्ड किया जाता था, यानी कि अगर एक्स जो है वो खाली 1 बिकेगा तो वाई कितने बिकेंगे, 2, ठीक है। ये हो गया 1:2। द सेलिंग प्राइजेज आर 50 एंड 100 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस वही, एक अगर एक्स 50 का है तो वाई जो होगा वो 100 का बिकेगा डॉलर। द कंपनी वॉन्ट्स 100,000 ओवर द नेक्स्ट पीरियड, कंपनी को जो है वो 100,000 जो है वो अर्न करना चाहती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को निकालना है कि सेल्स बजट क्या होगा। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो आप दो प्रोडक्ट्स को बेचते हो, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, जिसमें 1:2 के हिसाब से बेचते हो। अगर एक्स एक बेचोगे तो वाई जो है वो आप 2 बेचोगे, ठीक है। और एक्स का सेलिंग प्राइस है 50 और वाई का सेलिंग प्राइस जो है वो 100। तो एक काम करते हैं, मेरे को अगर एक मतलब दोनों का मिला, देखो दो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनाते हैं और एक रेशियो में बेचा जाता है, ठीक है, मतलब दोनों लगभग साथ में बेचते हैं। तो अगर मैं मान के चलो दोनों प्रोडक्ट्स को बेचूँ एक्स और वाई को, तो मतलब अगर एक सेट को बेचूँ या फिर एक बैच को बेचूँ तो उसके हिसाब से मेरे को कितना रेवेन्यू अर्न होगा। देखो अगर मैं एक सेट लिखता हूँ, ठीक है, 1 सेट लिख लेते हैं या फिर आप कह सकते हो बैच लिख लेते हैं, मतलब आपको ये देखना है कि एक को बेचने पर कितना मिलेगा। अगर एक्स और वाई की रेशियो कितनी है, 1:2, ठीक है, 1:2 ये रेशियो है, ठीक है। और एक्स जो है वो $50 का है और वाई जो है वो $100 का है। तो एक एक्स को बेचने के लिए रेशियो 1 में ही है, तो 50/1 प्लस वाई की जो थी वो $100 था सेलिंग प्राइस, तो 100/2 इसका मतलब क्या होगा, और यहाँ पे एक्स का है और ये क्या है, वाई का है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक सेट का मैं निकाल रहा हूँ कि अगर मैं एक सेट को बेचूँ तो उसके हिसाब से मेरा कितना रिवेन्यू जो है वो आने वाला है। एक्स का जो है वो ये है, वाई का जो है वो ये है। इसका मतलब क्या हुआ, 50/1 50 प्लस 100/2 कितना होता है, 200। यानी कि अगर मैं एक्स और वाई दोनों को साथ में बेचूँ, एक्स और वाई दोनों को मैं साथ में बेचूँ या फिर एक्स और वाई को बेचूँ कंबाइनली या फिर जो भी रेशियो है उनकी उसके हिसाब से बेचूँ, तो मेरे को एक सेट के हिसाब से या फिर एक बैच के हिसाब से कितने पैसे आने वाले हैं, रेवेन्यू कितना आने वाला है, वो है $250। एक सेट को बेचूँ या एक बैच को बेचूँ तो मेरे को $250 जो है वो आने वाले हैं। अब मेरे को $250 तो एक सेट को बेचने में आने वाले हैं एक्स और वाई को। अब मेरे को निकालना कितना है, मेरे को 100,000 का कंपनी को अर्न करना है, 100,000। अगर मैंने 250 जो है वो एक बैच से करा तो मैं 100,000 कितने में कर पाऊँगा, ठीक है। यही बस आसानी से समझ में आना चाहिए आपको। एक के हिसाब से मतलब मान के चलो आपको एक प्रोडक्ट जो है वो $250 कमा के दे रहा है, तो $100,000 कितने प्रोडक्ट कमा के देंगे। वैसे यहाँ पे अगर एक सेट यानी एक्स और वाई को कंबाइन करके हम लोग जो है वो $250 बना पा रहे हैं, तो $100,000 कैसे बना पाएंगे, 100,000 अपॉन में 250। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि लाइक मेरे को कितने ऐसे सेट या फिर बैच जो है वो रिक्वायर है कि 100,000 कमा सकूँ। तो 100,000 अपॉन में 250 करेंगे तो वही आपका जो है वो 400 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे को ऐसे एक्स और वाई के 400 प्रोडक्ट्स या फिर 400 सेट्स जो है वो बेचने पड़ेंगे ताकि मैं जो है वो 100,000 जो है वो अगले पीरियड में कमा पाऊँ।
ठीक है, तो यानी कि 400 जो है वो मेरे को करना पड़ेंगे। अब देखो रेशियो क्या थी, 400 तो आ गया मेरे पास, 400 यूनिट्स मेरे को बेचने पड़ेंगे, और ये मेरे को किसका मिला है कि लाइक अगर आपको 400 यूनिट बेचने पड़ेंगे, अब रेशियो कितनी थी, एक्स और वाई, यानी कि 1 और 2। तो अगर मेरे को 1 इंटू 400 कर दो, 2 इंटू 400 कर दो, यानी कि मेरे को एक्स के जो है वो एक ही मतलब एक के हिसाब से बेचने, रेशियो 1 थी और वाई की थी 2। तो 1 इंटू 400 होता है 400 और वाई के होते हैं 2 इंटू 400 यानी कि 800। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को एक्स के जो है वो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 400, और वाई के कितने बेचने पड़ेंगे 800 यूनिट्स। यहाँ पे देख रहे हो आपको यूनिट्स में पूछा है, यूनिट्स में पूछा है। बस आपने क्या करा, यहाँ से पहले ये निकाल दिया कि लाइक आपके कितने जो हैं वो आप कितने सेट्स रिक्वायर करेंगे, कितने बैच चाहिए होंगे आपको लाइक 100,000 का रेवेन्यू कमाने के लिए, और रेवेन्यू कमाने के लिए आपने निकाल लिया आपको 400 चाहिए होंगे। अब आपने उसके बाद रेशियो में जो है उसको बाइफरगेट कर दिया, पोर्शन कर दिया, तो एक्स की रेशियो थी 1, वाई की थी 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 400 से, ताकि आपको रेशियो आ गई। देखो 400 और 800 भी क्या है, 1:2 ही तो बन रही है ना। तो 400 और 800 में जो है वो हम एक्स और वाई को बेचेंगे, ताकि हम लोग कितने का रिवेन्यू अर्न कर पाए, 100,000 का। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ट्रिकी लगता है, बट अगर आप अच्छे से समझोगे, समझ के करोगे कि लाइक हो क्या रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर स्टिल आपको नहीं लगता तो एक बार रिवाइंड करके वापस देख लो, स्टिल लगता है तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 287। अ बिजनेस इज़ प्रिपेयरिंग इट्स प्रोडक्शन बजट। अगेन प्रोडक्शन बजट जो है वो बिजनेस बना रहा है। आपको बताना क्या है, मटेरियल यूजेज और मटेरियल परचेज बजट जो है वो आपको दे रखा है लाइक, और मतलब ये सब बना रहा है, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूजेज और मटेरियल परचेज बजट बना रहा है आने वाले पीरियड के लिए, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाले पीरियड के लिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको पता है, बजटेड सेल्स पता है, करंट इन्वेंट्री पता है, ठीक है जी, और रिक्वायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आप लोगों को पता है, सब यूनिट्स में जो है वो दे रखी हैं। आपको बता यहाँ पे ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजेस 6 किलोग्राम ऑफ मटेरियल, जो हर यूनिट है वो 6 किलोग्राम लेती है मटेरियल एक्स का, और ये इसकी डिटेल्स जो हैं वो ये रही। करंट इन्वेंट्री एक्स की कितनी है 2000 kg, और रिक्वायरिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी, वही 2600 kg। आपको निकालना क्या है, आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड टू मीट द सेल्स डिमांड। तो सेल्स की डिमांड को मीट करने के लिए आपको कितना जो है वो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं। अगेन अब वही आपको प्रोडक्शन बजट निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बजट अगर मतलब वही प्रोडक्शन वॉल्यूम आपसे पूछ लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि अब से अब अभी आपसे क्या पूछा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड पूछा है। और प्रोडक्शन में क्या होता है, जो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, सेल्स माइनस आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्लस कर दो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री से, है ना। तो सेल्स आपकी कितनी है 2300 यूनिट्स, माइनस कर दोगे करंट इन्वेंट्री, यानी कि ये जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, करंट इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि आप बजट स्टार्टिंग में बनाते हो तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रिक्वायर्ड है 550। तो अगर आप 2300 में से माइनस कर दोगे 400 प्लस कर दोगे 550, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं 2300 माइनस 400 प्लस 500, विच आपका होता है 2450। तो 2450 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बस यही था इसमें। ये जो है वो आपको ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी, क्योंकि अभी तो आपसे प्रोडक्शन ही पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये सब जो है परचेज वगैरह में जो है वो काम आएगा, बट अभी कोई इसका काम नहीं है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन आ रहा है 288। अ कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, एक्स वाई जेड जो है वो कंपनी बनाती है। निकालना क्या है, टोटल ओवरहेड का कितना जो है वो बजट होने वाला है, टोटल ओवरहेड्स का जो है आपको बजट बताना है। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड का बजट बताने के लिए आपको प्रोडक्शन दे रखी है, एक्स जो है वो 200 यूनिट्स प्रोड्यूस होती है, वाई जो है वो 400 होती है, जेड जो है वो 300 होती है। वेरिएबल ओवरहेड्स आपको दे रखे हैं, आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स भी दे रखे हैं। अब आपको टोटल ओवरहेड का बजट बताना है। तो अगर हमसे टोटल सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, पहले देखते हैं टोटल ओवरहेड्स कितने हैं। ठीक है, टोटल ओवरहेड्स देख लेते हैं, टोटल ओवरहेड का बजट निकालना है ना। तो अब बजटेड प्रोडक्शन एक्स की कितनी है, देखो 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, और कितने मशीन आवर्स लगते हैं एक यूनिट पे 5। तो 200 यूनिट पे कितने लगेंगे, 200 इंटू 5 यानी 200 इंटू 5। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 400 इंटू 6, यहाँ पे 300 इंटू 2। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि कितने मशीन आवर्स जो हैं वो लग रहे हैं, 1000 एक्स में लग रहे हैं, वाई में 2400 लग रहे हैं, और जेड में लग रहे हैं 600। ठीक है, 24 और 6 3000 और प्लस 1000, यानी कि मैं टोटल बजटेड मेरी कितनी जो है वो यूनिट्स आ रहे हैं, यानी कि टोटल आवर्स सॉरी कितने आ रहे हैं यहाँ पे 4000 आवर्स, यानी कि टोटल मशीन आवर्स कितने लगने वाले हैं 4000 आवर्स। और उसमें से जो है वो वेरिएबल भी हैं, फिक्स्ड भी हैं, तो आपको बजट निकालना है ना। तो 4000 आवर्स आपको टोटल पता चल गए, जिसमें से वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं घंटे के हिसाब से 2.3। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 2.3 करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि पर मशीन आवर हैं। तो टोटल कितने इतने, तो 4000 में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3 से। और 4000 में फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने लगेंगे 4000
मल्टीप्लाई बाय 0.75। और एक काम करते हैं, अब ये वाली चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है, हमें पता चल गया 4000 आवर्स हैं। तो बस आपको क्या करना है, इसको निकालो, दोनों को प्लस कर दो। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 2.3 विच इज़ आपको होता है 9200, और 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 विच इज़ आपका होता है 3000। तो 9200 प्लस 3000 जो है 12200 है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। टोटल ओवरहेड बजट कितना आ जाएगा, 12200। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, और यही वाला जो है क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको मटेरियल, परचेज और लेबर बजट जो है वो बनाना है। इससे आप समझ जाओगे कि लाइक यूजेज, परचेज और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। आप अभी तक प्रोडक्शन बजट ही देखते आ रहे थे, तो आपको लग रहा होगा कि भैया परचेज में क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो इसमें सारे आपके जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, पहली बात आपको 289 जो भी आगे के 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे दे रखा है कि आगे के 3 क्वेश्चन जो हैं वो इसी सिनेरियो से रिलेट करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन में आपको मटेरियल यूजेज, मटेरियल परचेज और डायरेक्ट लेबर टोटल, ये सब चीज़ें निकालनी है, ठीक है। पहले वाले जो है वो मटेरियल यूजेज बजट का है, ठीक है। तो यूजेज बजट के हिसाब से जो हम क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। फिलहाल देखो, अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बना रहा है टॉय मैन्युफैक्चरर। एक है क्लॉकवर्क क्लाउन और एक है विंड अप ट्रेन, 2 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट डाटा जो है वो आपको दे रखा है प्रोडक्ट का। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 18 मिनट और 30 मिनट। इसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड अगर आप 60 से कर दोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आवर्स लग रहे हैं। तो उसके बाद बजटेड सेल्स आपको दे रखी है और बजटेड इन्वेंट्री आपको दे रखी है, रॉ मटेरियल की भी दे रखी हैं, फिनिश गुड्स की भी दे रखी हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल के जो आपको याद होगा कि हमारे पास किसका काम था, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज का। तो अगर यूजेज का जब भी काम आ जाएगा तो आपको जो है वो पता है कि हम लोग क्या करते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्शन का बजट निकलता है उसमें अगर आप मटेरियल के यूजेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डायरेक्ट मटेरियल यूजेज जो है वो कितना बजट जो है वो बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अब देखो, पहले मेरे को प्रोडक्शन बजट चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बजट को मल्टीप्लाई करते हैं मटेरियल यूजेज के साथ। और मेरा मटेरियल यूजेज कितना हो रहा है, देखो मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है मेरा, डायरेक्ट मटेरियल क्लॉक टाउन पे जो है वो 2 किलोग्राम यूज़ हो रहा है और विंड अप ट्रेन पे कितना हो रहा है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो मेरे को मतलब मटेरियल यूजेज तो है वो पता ही है। अब मेरे को क्या निकालना है, प्रोडक्शन बजट। और प्रोडक्शन बजट निकालने के लिए वही जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, इससे आपका प्रोडक्शन बजट आ जाएगा। सेल्स देख सकते हो 450 है और 550 है, ठीक है। अब दोनों को आपको प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो आपको दोनों के हिसाब से मटेरियल यूजेज निकालना पड़ेगा और दोनों को प्लस कर देना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, वापस से आते हैं अपनी प्लेन शीट पे। प्रोडक्ट था हमारा एक सी ले लेते हैं और वो जो विंड अप ट्रेन था तो उसको डब्ल्यू ले लेते हैं, ठीक है। पहले प्रोडक्शन बजट निकाल रहा हूँ, सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो जो सी का था उसका सेल्स कितना था 450 और इसका था 550, 450 और 550। ओपनिंग कितना था यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंट्री देखो, बजटेड इन्वेंट्री आपको दे रखी है। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो आप लोगों की है 20, यहाँ पे देख सकते हो 20, और इसकी जो है वो 50 है, ठीक है। और क्लोजिंग 30 है और ये 40 है, ठीक है। आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखी है। और एक बात याद रखना, जब भी आप ऐसे प्रोडक्शन बजट का काम करोगे तो आपको ये फिनिश गुड्स वाली जो है वो इन्वेंट्री को कंसीडर करना है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स वालों को नहीं, ओके। तो आप लोगों को किसको कंसीडर करना है, ये जो फिनिश गुड्स वाली होंगी उसी को, ठीक है। उसी के हिसाब से आपका जो है मटेरियल यूज़ कैसे करोगे, जो आपके गुड्स बन गए हैं उसी के हिसाब से तो मटेरियल यूजेज होगी ना। जो अभी रॉ मटेरियल हैं उसमें थोड़े से कोई मटेरियल यूज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर होगी। तो ओपनिंग 20 और 50 है, यानी कि माइनस करेंगे 20 और 50 को, और प्लस करेंगे हम लोग 30 और 40 को, 30 और 40 को। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का जो है वो पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन बजट जो है वो कितना है। 450 में से 20 क्या, 430 प्लस 430 प्लस 30 460, 500 प्लस 540 हो जाएगा, ये तो है ना। तो सी और डब्ल्यू का आपको प्रोडक्शन पता चल गया। मटेरियल कितना यूज़ हो रहा था मैंने आपको बताया ही, सी में जो है वो 2 किलोग्राम हो रहा था, विंड अप में जो है वो 1 किलोग्राम हो रहा था। तो बस मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ठीक है। तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि लाइक इसका मटेरियल यूजेज बजट कितना आएगा। तो ये जो सी का था उसका 460 इंटू 2, 460 मल्टीप्लाई बाई 2 विच होता है 920, और 540 इंटू 1 वही होता है 540। अब देखो, आपको सी का पता चल गया, आपको जो है वो डब्ल्यू का पता चल गया, यानी क्लॉक और विंड का। अब आपको क्या पता चल गया कि मटेरियल कितना यूज़ होने वाला है। ये 920 केजीज़ में आ रहा है, ये 540 केजीज़ में आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो 2 है ना ये केजी में था, ये 1 जो है वो केजी में था, देख लो
ये मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है, मटेरियल ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल यूज़ तो केजीज़ में ही होता है, तो हमने केजीज़ में निकाल दिया। क्या करा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो भी दे रखा था हमें क्वेश्चन में 920 और 540, हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा। तो 920 प्लस 540 विच होता है 1460 केजीज़। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कौन सा बन रहा है, 1460 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही आराम से जो है मैंने ट्राई किया कि लाइक आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी आई होप आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है वो डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस बजट का जो है वो आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट निकालना है आप लोगों को। तो बस इसमें क्या करना है, इसके लिए पहली बात तो जो भी आपका मटेरियल परचेज बजट होता है ना, तो उसके लिए आपको पहले मटेरियल यूजेज का बजट चाहिए होता है। मटेरियल यूजेज का बजट होगा तो आप लोग जो है आराम से टोटल मटेरियल परचेजेज जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है परचेजेज बजट बना लोगे। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल मटेरियल यूजेज बजट जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि हमने ऊपर निकाल लिया है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसमें वही जो चीज़ होती है लाइक देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हम लोगों को करना क्या, बहुत ईजी है। अगर आप लोगों ने वो चीज़ निकाल ली तो ये भी निकालना है। बस थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमें परचेजेस का निकालना है। देखो पहले हमें ये पता है कि टोटल मटेरियल यूजेज बजट कितना है, जो अभी हमने निकाला है 1460। आगे केजीज भी लिख देते हैं, किलोग्राम। ठीक है, बस इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप प्रोडक्शन बजट में करते थे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है वो परचेजेस तक पहुँचना है। आपको पता करना है कि आपके टोटल मटेरियल परचेज कितने होंगे। ठीक है, कि टोटल मटेरियल आपने परचेज कितने करें। अभी खाली हम टोटल मटेरियल परचेज निकाल रहे हैं, टोटल मटेरियल का जो परचेज बजट है वो नहीं निकाला। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस थोड़ी टोटल मटेरियल परचेज निकाल रहा हूँ, कितने मटेरियल जो है मैंने परचेज करे, क्योंकि ये किलोग्राम में है। तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि लाइक कितने मटेरियल मैंने परचेज करे होंगे किलोग्राम में, और उसके बाद जो भी उसका रेट चल रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरे को पता चल जाए कि बजट कितना है ना। तो देखो टोटल मटेरियल मैंने यूज़ कितने करे हैं, 1460 किलोग्राम। अब इसमें वही जैसे आप प्रोडक्शन बजट में करते थे ना, माइनस कर देते थे ओपनिंग, प्लस कर देते थे क्लोजिंग। आपको सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कौन सा यूज़ होगा, ये वाला रॉ मटेरियल वाला। ठीक है, जब भी आप परचेज बजट को जो है वो निकाल रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल यूज़ करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल वही होता है जो भी आप खरीद के ला रहे हो। फिनिश गुड्स वो होता है जो आपके बन चुके हो। ठीक है, तो यूज़ आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स को, और जो परचेज में काम आते हैं वो कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल्स वाले। तो ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दे रखा है 50 और 60 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम पे ध्यान देना। तो किलोग्राम्स के हिसाब से देखें तो 50 और 60 येस, तो 50 माइनस करोगे, 60 ऐड करोगे, तो आपका टोटल मटेरियल परचेज आ जाएगा। कितना परचेज हुआ आपने, परचेज के लिए मैंने आपको बताया ये कैसे करते हैं। जो भी आपका मटेरियल यूजेज है, ये काइंड ऑफ आपका जैसे प्रोडक्शन में क्या था, सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। यहाँ पे बस सेल्स की जगह जो है वो मटेरियल यूजेज आ गया। बस वही परचेजेस निकालना है, वही परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन के लिए हम सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करते थे। अब परचेज है तो मटेरियल यूजेज प्लस माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 1470 आ जाएगा ये काइंड ऑफ। ठीक है, 1470 केजीज। इसका मतलब मैंने टोटल कितने मटेरियल परचेज करे होंगे, 1470। क्या मेरे को टोटल मटेरियल परचेज निकालने हैं, मेरे को निकालना है टोटल डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। और बजट जो है वो यहाँ पे देखो डॉलर्स में दे रखे हैं, मेरे को जो है वो केजीज में नहीं दे रखे। अगर मेरे को केजीज में दिए होते तो मैं सीधा सीधा क्या लिख देता, वही 1470 जो मेरा आंसर आया। बट अब देखो यहाँ पे मेरे को जो है वो डॉलर्स में निकालना है। अब डॉलर्स में निकालने के लिए आपको जो है वो एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि जो आपका ये डायरेक्ट मटीरियल है, एक सेकेंड, ये जो आपका डायरेक्ट मटीरियल है ये कितने डॉलर्स पे है, 5 पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम पे कितने पैसे लगते हैं, $5 के। तो आपके पास टोटल कितने किलोग्राम्स हैं, 1470। एक पे $5 लगते हैं तो 1470 पे कितने लगेंगे, 1470 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपका परचेज का बजट कितना होने वाला है। तो 1470 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ आपका होता है 7350, और ये आपका डॉलर्स में आएगा आंसर, और यही जो है वो आपका आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 7350 आ रहा था। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी बहुत आराम से। आप रिवाइंड करके वापस से अच्छे से समझ सकते हो कि हो क्या है। आगे चलते हैं 291, व्हाट इज़ द टोटल डायरेक्ट लेबर बजट। अब आपको लेबर के बजट के हिसाब से जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बस वही सेम चीज़ जो है वो चलेंगी जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, कि पहले तो आपको इसका भी प्रोडक्शन बजट के हिसाब से चलना पड़ेगा।
ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्शन बजट आएगा फिर आप जो है वो लेबर के साथ में मल्टीप्लाई वगैरह कर देना, उसके जितने भी आवर्स वगैरह होंगे फिर आप उसको देखो। आपको करना क्या होता है, पहले आप निकाल दो कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब अब जैसे प्रोडक्शन बजट निकालने की लाइक हमने वैसे लेबर का बजट निकालना होगा कि लेबर के हिसाब से कितना बजट बन रहा है। ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन होगा उसी के हिसाब से लेबर को हम पैसे देते हैं। ये हमने ऊपर वाले पार्ट में करा ही है कि प्रोडक्शन के हिसाब से लेबर को पैसे मिलते हैं, तो वो जितने घंटे काम कर रहा है और प्लस उसको जितना भी रेट देते हो आप लोग, वो सबको आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल डायरेक्ट लेबर बजट होने कितने वाला है। और हाँ, आपको इसके लिए टोटल बताना है तो इसका मतलब आपको सी और डब्ल्यू दोनों का निकालना पड़ेगा। पहले सी का निकालोगे फिर डब्ल्यू का निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा, है ना। तो देखो अब मेरे को इस पे चाहिए तो वही प्रोडक्शन बजट होगा, तो सी और डब्ल्यू लिख देता हूँ। प्रोडक्शन बजट के लिए वही सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ चेंज तो होने नहीं वाला, हमने सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्या है, सेल्स जो है वो 450 है और आपको यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग यही लेना पड़ेगा फिनिश गुड्स का ही। ठीक है, तो -20 + 30 450 -20 + 30 और डब्ल्यू का क्या था 550 -50 + 40 550 -50 + 40, तो ये आपका हुआ 540 और ये आपका हुआ 460। ठीक है, तो ये आपका जो है वो प्रोडक्शन बजट आ गया। बस अब आपका प्रोडक्शन बजट आ गया, अब आपको देखना है उन्होंने कितने घंटे काम करा है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे काम करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और एक सेकेंड ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए। डायरेक्ट लेबर को हम पहले पे कितने के हिसाब से कर रहे हैं, 8 के हिसाब से। ठीक है, $8 के हिसाब से, तो इसको अभी हम पे को रुक देते हैं। पहले हम देखते हैं कि उन्होंने कितने घंटे काम करा, 18 मिनट। ठीक है, तो 18 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 30 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 18/60 कर देंगे और 30/60 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लेबर में मतलब एक्चुअली में कितने आवर्स जो हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं हम 18/60 से मल्टीप्लाई, 18/60 अगर डिवाइड करें तो 0.3 बनता है और यहाँ पे 30/60 था वो तो अपॉन सीधा सीधा 0.5 बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को जो है वो पता चल जाएगा कि लाइक कितने आवर्स जो हैं वो हम लोगों ने सोच के चल रहे थे। ठीक है, तो टोटल आवर्स 460 × 0.3 जो है वो हमारा होता है 138 और 540 × 0.5 ये तो सीधा सीधा 270 जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे क्या आ गए, आवर्स आ गए, प्रोडक्शन पे आवर्स आ गए कि मैंने इतने प्रोडक्शन पे मेरे कितने घंटे लगने वाले हैं। 460 का प्रोडक्शन होगा तो इस पर इतने घंटे लगेंगे और इस पर इतने घंटे लगेंगे। क्या मेरे को आवर्स में पूछा था, मेरे से पूछ रहे हैं अगेन डॉलर्स में। अगर डॉलर्स की खेल आ गया तो देखो आपको कितना पेमेंट कर रहे हो आप लोग डायरेक्ट लेबर को, $8 पर आवर्स, है ना। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल में 5 कर रहे हो तो यहाँ पे कितना कर रहे हो, $8। तो बस आपको जो है वो $8 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। 138 को भी 8 से कर दो, 270 को भी 8 से कर दो। तो जब आप इसको दोनों को 8 से कर दोगे तो इसका भी कुछ आएगा, इधर का भी कुछ आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। देखो 138 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ होता है 1104। अब 270 × 8 270 मल्टीप्लाई बाई 8 ये होता है 2160। अब 2160 में 1104 ऐड कर दो तो ये बनता है 3264 और यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कि टोटल लेबर बजट कितना बनेगा आपका 3264 सॉरी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा और इसी के साथ हमारे ये वाला तीनों पार्ट जो हैं वो ख़त्म होते हैं। अब आगे चलेंगे 292, इसमें कह रहा है भैया जॉब जो है उसको रिक्वायर है 2400 एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर कंप्लीशन। मतलब एक्चुअली में उसको 2400 घंटे लगते हैं जॉब को पूरा होने के लिए, बट एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो आइडल टाइम है वो 20% होगा टोटल टाइम का। मतलब आपको जितना भी टोटल टाइम चाहिए होगा उसका 20% होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो आपको 20% से हटा कर है ना। तो अगर आपको टोटल मतलब इंक्लूड करके चलना पड़ेगा, ये जो 2400 है उस पर काम करने पे लगता ही लगता है। तो आपको ये देखना है कि आपको आइडल टाइम को मिला के टोटल टाइम कितना होना चाहिए आपको, क्योंकि वेज रेट निकालनी है। $10 पर वेज रेट आपको $10 पर आवर दे रखे हैं। बजटेड लेबर कॉस्ट फॉर द जॉब इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द आइडल टाइम, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया आइडल टाइम का मेरे को कॉस्ट निकालनी है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि भैया टोटल वो काम कितने टाइम के लिए कर रहा है, उसी के हिसाब से तो पेमेंट करूँगा। तो 2400 घंटे तो वो हैं कि जिसमें वो पूरी प्रोडक्टिविटी चलती है। ठीक है, उसमें आइडल टाइम इंक्लूड नहीं है। तो अगर आइडल टाइम इंक्लूड करके निकालना हो तो देखो कैसे निकालूंगा, 2400 जो है वो 20% आइडल टाइम के बाद है, यानी कि ये कितना होगा, 2400 जो होगा वो 80% होगा। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को 100% निकालना है। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 2400 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 80, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल जो है वो जॉब के लिए कितने आवर्स जो थे वो तो 2400 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 80 विच इज़ आपको होता है 3000। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास टोटल जो है वो लेबर आवर्स थे 3000 के,
जिसमें से 2400 आवर्स जो है वो मतलब एक्चुअली में काम करते हैं, बाकी यानी कि 600 जो है वो क्या हो गए, आइडल होंगे। अब देखो मेरे को इसको बाइफरगेट करने से बढ़िया है, 3000 मैंने टोटल आवर जो है वो निकाल ही लिए हैं। पेमेंट मैं किस हिसाब से करता हूँ, जितने टोटल आवर्स वो काम करते हैं, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज़ आपका होता है 30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बस यही था इसमें यार, ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी ये वाली चीज़ समझ में आ गई हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 293, व्हाट इज़ अ कॉन्टीन्यूस बजट। एक कॉन्टीन्यूस बजट क्या होता है? तो पहली बात तो जो कॉन्टीन्यूस बजट होता है, लाइक इसमें से ऑप्शंस पढ़ लेंगे और आप लोगों को जो है वो जो होगा उस पर सही लगा देंगे, नहीं होगा उस पर हटा देंगे, ठीक है। कॉन्टीन्यूस बजट क्या होता है? प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर द पीरियड इन क्वेश्चन। यस, जो भी पीरियड होता है उससे पहले ही जो है उसको प्रिपेयर कर लिया जाता है, तो ये तो एकदम मतलब सही स्टेटमेंट है। अपडेटेड रेगुलरली बाय एडिंग फर्दर पीरियड। जस्ट आपको पता है कि लाइक अगर हम जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है, ये क्वार्टर्स हैं, तो एक क्वार्टर बीत गया तो अब 2 3 4 उसके बाद अगले साल का पहला क्वार्टर, ऐसे जो है वो कंटिन्यूस बजट जो है वो लगातार चलता रहता है। और ऑल्सो नोन एज रोलिंग बजट। जस्ट एकदम सही बात है, इसको रोलिंग बजट भी कहते हैं। ये सारी चीज़ जो है वो आप पीएम में भी पढ़ने वाले हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भाई यहाँ पे भी है, और इस पे पीएम वैसे बेसिकली एमए का ही जो है वो बिगर वर्जन होता है, तो एमए पे अच्छे से जोर देना, ठीक है। तो जो है ये है उसको रेगुलरली, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 क्वार्टर्स हैं, तो पहला क्वार्टर बीत गया तो 2 3 4 उसके बाद अगले क्वार्टर का जो पार्ट होता है यानी कि 1 अगले साल का जो पहला क्वार्टर है उसको जोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वार्टर वाइज बजट बनता है, कोई मंथली भी चलते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली अपडेट भी होते रहते हैं। तो यस, इसको रोलिंग बजट भी कहते हैं, और फर्दर पीरियड जो है उसमें अपडेट करते रहते हैं। ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ फुल ईयर इन एडवांस। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप इसको, मैं बता रहा हूँ, क्वार्टरली भी कर सकते हो, आप इसको मंथली भी कर सकते हो, और बार बार इसको जो है वो आप अपडेट भी करते रहते हो। तो इसका मतलब 1 2 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 294, द एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? सस्टेनेबिलिटी। अभी ऊपर क्वेश्चन करके आए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वही सेम चीज़ आपको जो है वो वापस दे दी, कोई नहीं, बढ़िया। 295, विंसेंट इज़ प्रिपेयरिंग अ कैश बजट। बना रहे हैं भाई साहब जी जुलाई के लिए। उनकी क्रेडिट सेल्स जो हैं वो आपको दे रखी हैं, अप्रैल मई जून और जुलाई की एस्टिमेटेड हैं, ठीक है। ये सारी तो एक्चुअल हैं, बट ये जो है वो एस्टिमेटेड है। उसका जो रिसेंट डेट कलेक्शन एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि करंट मंथ की सेल्स का 20% होता है, प्रायर मंथ की सेल यानी कि पिछले महीने की सेल का 60% रिसीव करते हैं, 2 महीने पहले की सेल्स का 10%, और रिकवरेबल जो है वो हो जाता है 10%। तो आपको बताना क्या है कि आपको हाउ मच में विंसेंट एक्सपेक्ट टू कलेक्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स ड्यूरिंग जुलाई। तो जुलाई के मंथ में कितना जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो है वो कलेक्ट करने का। तो हमें जुलाई के लिए निकालना है। देखो एक काम कर सकते हैं, आपको पता है कि करंट महीने की सेल से कितना आ जाता है 20%, तो 25,000 करंट महीना, क्योंकि जुलाई जो है वो हमारा करंट मंथ चल रहा है, तो 25,000 का मेरे को 20% जो है वो रिसीव हो जाएगा। 25,000 का 20%, 25K है ये, ठीक है। 25,000 का 20% जो है वो मेरे को रिसीव होगा एक तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, ये होता है 5,000। एक तो ये रिसीव होगा, और यहाँ पे लिखा है पिछले महीने की सेल का कितना आता है 60%, तो पिछले महीने जुलाई से पहले महीने कौन सा होगा? जून। 20,000 का मेरे को कितना आएगा? 60%, तो 20,000 का 60%, 20,000 का 60% आई गेस 12,000। यस, 12,000 जो है वो आपका ये होता है। और 2 महीने पहले की सेल का आता है 10%, तो एक महीना पहले जून है, उससे पहले क्या होगा? मई। 30,000 का मेरे को कितना आने वाला है? 10%, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, विच इज़ 30,000 का 10% 3,000, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को पता चल गई। बस एक चीज़ है इररिकवरेबल डेट, जो कि 10% है, और इसका कोई भी जो है वो यहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा है रीसेंट डेट कलेक्शन एक्सपीरियंस। डेट की कलेक्शन का एक्सपीरियंस आपको दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जिससे आपको पैसा मिल ही जाता है, तो इसमें इररिकवरेबल डेट थोड़े जोड़ोगे। आपको पहले से बता रखा है कि जो रीसेंट डेट का कलेक्शन है, यानी कि आपको ये जो डेट है वो मिल जाते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो 5,000, 12,000, 3,000 तीनों को ऐड कर दो, आपको जो है वो टोटल पता चल जाएगा कि कितना जो है वो जुलाई में पैसा आने वाला है। 5 और 12 17, 17 + 3 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 20,000 जो है वो विंसेंट भाई साहब रिसीव करने वाले हैं, ठीक है, जुलाई के महीने में। आगे चलते हैं, 296, DRF's प्रोजेक्टेड रेवेन्यू फॉर 20X9 इज़ 28,000 पर मंथ, ठीक है। तो 28,000 पर मंथ जो है वो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है। आपको जो है वो निकालना क्या है? ऑल पहली बात तो बजटेड कैश कलेक्शन फॉर मार्च के लिए जो है वो आपको निकालना है, ठीक है। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, रिसीवेबल अकाउंट जो है वो सेटल किया जाता है 50% इन मंथ ऑफ सेल।
यानी कि मतलब जितना आप 50% जो है आप करंट कर रहे हो उसके हिसाब से करंट महीने में जितना होता है उतना आता है, और 45% इन द फॉलोइंग मंथ, यानी कि पिछले महीने का 45% आता है। लाइक अगर आपको मार्च का निकालना है तो जो मार्च में आप कर रहे हो उसका 50% आपको आ जाएगा, और मार्च से पहले क्या आता है फरवरी, तो फरवरी का कितना आएगा 45%। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ फॉलोइंग मंथ, मतलब अगर मार्च से पहले फरवरी का आता है तो फरवरी के अगला महीना हुआ मार्च, तो 45% उसका आएगा। और जो 5% है वो रिटर्न ऑफ हो जाता है इरिकवरेबल डेट का आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद जो है वो इरिकवरेबल जो है वो हो जाता है। बट अगेन आपको जो है वो कैश की कलेक्शन का निकालना है। ठीक है, तो आप उसमें जो है वो इरिकवरेबल डेट्स की तरफ मत बढ़ो। ठीक है, तो क्या करना है, पहले मार्च का 50% हर महीने जो है वो 28,000 की रेवेन्यू आ ही जाता है। तो 28,000 का पहली बात तो 50% निकाल लो, 28,000 मल्टीप्लाई बाई 50%, ये होता है 14,000। ठीक है, और फेबररी का कितना आएगा 45%, तो फेबररी में भी ऑब्वियसली मैंने 28,000 ही करा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 28,000 पर महीने। ठीक है, 28,000 और 45% यानी कि 12,600, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना आएगा 26,600, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ईजी था, आई होप आप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 297, अ कंपनी एंटिसिपेट्स दैट 10, पहले निकालना क्या, इफ द कंपनी पेज फॉर ऑल परचेजेस, अगर सारे परचेजेस के लिए कंपनी पे कर दे इन द मंथ ऑफ एक्विजिशन, जब खरीदी थी, तो व्हाट इज़ द कैश आउटले। कैश आउटले आपको बताना है कि जनवरी की परचेज के लिए आपने कितना किया होगा। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि आपकी तरफ से कैश कितना गया। तो कंपनी एंटिसिपेट कर रही है 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जेड की कि वो सोल्ड कर लेगी जनवरी के दौरान। तो हर यूनिट को जो है जेड की उसको 2 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होता है डब्ल्यू का, तो जेड को बनाने के लिए डब्ल्यू का 2 लीटर जो है वो रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। एक्चुअल स्टॉक जो है वो 1 जनवरी के हिसाब से जो है वो बजटेड इन्वेंट्री है एज ऑफ 31 जनवरी आर एस फॉलोज, और मतलब 1 जनवरी और 31 जनवरी के जो है वो आपको बजटेड इन्वेंट्री दे रखी है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग आप लोगों को दे रखा है। प्रोडक्ट जेड का जो है 14,000 और 12,000 है। रॉ मटेरियल डब्ल्यू का कितना है 20,000 और 15,000। ठीक है, डब्ल्यू से जो है क्या है जेड बनता है। ठीक है, और 1 लीटर ऑफ डब्ल्यू की कितनी कॉस्ट है $4 की। तो अब आपको बताना है कि कंपनी इसको परचेज़ करने के लिए कितना कैश जो है वो आउटले कर देगी जनवरी के महीने में। और अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी आपको पता है क्या, जो हम लोगों ने मटेरियल यूजेज का ये जो प्रोडक्शन हम निकालते थे, प्रोडक्शन यूजेज परचेजेज, ये सारी चीज़ें निकालते थे ना, जो हम ऊपर जो 3 क्वेश्चन लगातार आए थे एक ही सिनेरियो के, इसमें भी आपको सारी चीज़ें वही निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको क्या निकालना है पूरा कि कैश की कॉस्ट कितनी होने वाली है। ठीक है, तो इसको भी वैसी तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा कि लाइक आपको जो है पहले प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, प्रोडक्शन से आपको यूजेज निकालनी पड़ेगी, सेकेंड प्रोडक्शन से आप यूजेज निकालोगे कि आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से कितना यूज़ कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से आप लोगों ने कितना परचेज़ किया होगा, फिर उससे परचेज़ से आपको पता चलेगा कि आपकी परचेज़ की कॉस्ट कितनी होने वाली है। तो इसको फटाफट से काम करते हैं भाई, वो अपनी रेफ शीट पे आते हैं और पहले जो है प्रोडक्शन निकालते हैं। प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो हम लोग सेल्स जो हैं वो कितने की कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे जो है वो पता होगा कि हम लोग जो हैं कंपनी एंटिसिपेटेड 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जेड विल बी सोल्ड, तो इसका मतलब हमारी सेल्स कितनी होने वाली है 10,000 की। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हम लोगों की, मैंने आपको बताया ही था कि जो है वो फिनिश्ड, यानी कि प्रोडक्ट जेड जो है वो ये फिनिश्ड है ना, और ये तो रॉ मटेरियल है। तो जब भी हम प्रोडक्शन तो हैं तो प्रोडक्शन के लिए कौन से यूज़ करते हैं, फिनिश गुड। ठीक है, तो 14,000 और 12,000 ये यानी कि 1 जनवरी ओपनिंग होता है, 31 जनवरी क्या होगा क्लोजिंग। तो ओपनिंग आपको माइनस करना है 14,000 और क्लोजिंग 12,000 प्लस, यानी कि एक सेकेंड, माइनस करना है आप लोगों को 14,000 और प्लस करना है आप लोगों को 12,000। ठीक है, तो यानी कि ये बन गया आपका 8,000। ये आपका जो है वो प्रोडक्शन का बजट हो गया। प्रोडक्शन का बजट आ गया, काफ़ी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। बस अब आपको इससे क्या निकालना पड़ेगा, यूजेज। और यूजेज आप कैसे निकालते हो, आप लोगों को पता है, जो भी आपका प्रोडक्शन होता है उससे आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे आपको साफ साफ दे रखा है कि ईच यूनिट को कितना रिक्वायर होता है, ईच यूनिट ऑफ जेड रिक्वायर्स 2 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल, 2 लीटर में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, तो अब हम यूजेज की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात यूजेज को निकालने के लिए आप लोगों को कैसे पता जो है वो पता चल जाएगा कि 8,000 प्रोडक्शन बजट है, 8,000 इंटू मटेरियल यूजेज कितना है 2। ठीक है, 2 रॉ मटेरियल जो है 2 लीटर जो है वो यूज़ हो रहे हैं रॉ मटेरियल के, तो 16,000। ठीक है, और इसमें वही आपको फिर अगर इसका परचेजेस तक पहुंचना है, परचेज़ कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे हमने करा था कि अगर हम प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, सेल्स में से ओपनिंग प्लस माइनस करते हैं और क्लोजिंग को प्लस करते हैं। अब परचेजेस के लिए क्या करते हैं, यूजेज में से ओपनिंग को माइनस करते हैं और प्लस करते हैं क्लोजिंग को, तो फिर आपका आता है परचेजेस। बट अब ये बात याद रखना है कि ये सारा आपका किस में है, लीटर्स में।
तो आपका आंसर भी क्या आएगा लीटर में, बट आपको क्या चाहिए पैसों में चाहिए ना, तो पैसों के लिए हम लोग वो कर देते जैसे हमने वहाँ पे ऊपर परचेजेस में किया था, ठीक है। बट कोई नहीं, आप लोग ऊपर से सिनेरियो रिलेट करने की बजाय इसी क्वेश्चन में रहो। 16,000 लीटर का यूजेज रह रहा है। अब पर ओपनिंग और क्लोजिंग किस चीज़ की आने वाली है, रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल कौन सा है, W। 20,000 ओपनिंग, 15,000 क्लोजिंग। तो 20,000 को माइनस कर देंगे, 15,000 को प्लस कर देंगे। ये सारा आप लोगों को अगेन पता होना चाहिए, लीटर्स में है। तो हमारी जो है परचेजेज आ जाएगी, परचेज आ जाएगा। परचेज जो है वो कितना आएगा, 20, ये 15,000 प्लस में है, सॉरी। तो 15,000 प्लस होगा, 20,000 माइनस होगा, यानी कि -15, और तो यानी कि ये कितना बचा, 11,000। परचेजेज जो है वो मेरी आ गई 11,000 लीटर की। क्या मेरे को परचेजेज निकालनी है, यहाँ पे द कंपनी स्पेस फॉर ऑल परचेजेज इन द मंथ ऑफ एक्विजिशन। कैश आउटले कौन सा होने वाला है, जनवरी के परचेजेस के लिए। तो मैंने ये तो पता चल गया कि मैंने जनवरी में कितना परचेज करा है, 11,000 लीटर परचेज किया है। बट कितना मैंने पेमेंट की है, पेमेंट कितनी की है मैंने, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 लीटर ऑफ W। 1 W लीटर की कॉस्ट कितनी आती है, $4 की। और मेरे पास कितनी है, 11,000 लीटर पड़े हैं। तो एक के अगर $4 लगते हैं तो 11,000 के कितने लगेंगे, 11,000 इंटू 4, विच इज़ आपका कितना होता है, 44,000। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, C जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, बस यही था क्वेश्चन में, बस ये था कि आपको समझना था कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, और आपका जो है वो आंसर आ जाता। ठीक है, तो 297 भी आपका होता है कंप्लीट। 298 पे चलते हैं। अ कंपनी हैज़ अ 2 मंथ रिसीवेबल साइकिल्स। तो कंपनी की जो है 2 मंथ रिसीवेबल साइकिल है। ओके, बहुत बेहतरीन। तो अगर इट रिसीव्स इन कैश 45% ऑफ द टोटल ग्रोस सेल्स वैल्यू इन द मंथ ऑफ इन्वॉइसिंग। तो जब वो इन्वॉइस करती है तो उसी टाइम पे उसको 45% जो है वो मिल जाता है कैश। और इररिकवरेबल डेट जो है वो 20% है टोटल ग्रोस वैल्यू के, ग्रोस सेल्स वैल्यू के। और जो है देयर इज़ अ 10% डिस्काउंट फॉर सेटलिंग अकाउंट विद इन 30 डेज। अगर कोई 23 दिन के अंदर अंदर जो है वो कस्टमर पेमेंट भी कर देता है तो उसको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आपको बताना क्या है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फर्स्ट मंथ सेल्स विल बी रिसीव्ड एज कैश इन द सेकेंड मंथ। तो आपको बताना है पहले महीने की सेल का कितना प्रोपोर्शन जो है वो होने वाला है जो कि रिसीव होगा अगले महीने, यानी कि सेकेंड मंथ में। आपको ये वाली चीज़ जो है बतानी है, वो भी परसेंटेज में। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आते हैं वापस से अपनी रफ शीट पे, और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है। मान के चलते हैं ये आपको पूरा बजट जो है, मतलब वही रिसीवेबल साइकिल दे रखी है, आपको कितना कैश आता है वो सब दे रखा है। तो आपको बताना है फर्स्ट मंथ की सेल का कितना प्रोपोर्शन जो है वो सेकंड मंथ में जो है वो रिसीव होने वाला है। जैसे हम कर रहे थे ना कि लाइक फॉलोइंग मंथ में जैसे फर्स्ट मंथ में हो रहा है तो सेकंड मंथ में 45% आ रहा है, 30% आ रहा है, 32 ये सब परसेंट आ रहा है। तो आपको वैसे ही निकालना है कि यहाँ पे कितना होगा पहले महीने के, कितना प्रोपोर्शन जो है वो दूसरे महीने में आने वाला है। ठीक है, तो ये सब करने के लिए एक काम कर सकते हैं। देखो आपको पता है यहाँ पे रिसीव कर, ये पहली बात तो देखो आप लोगों को पता है कि 10% का डिस्काउंट मिलता है जो भी 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है। आपके पास 2 महीने टोटल हैं, तो यानी कि जो पहले महीने में पेमेंट कर देता होगा उसको 10% का डिस्काउंट मिलता होगा। और यहाँ पे लिखा है जो ये रिसीव करता है कैश 45% ऑफ द टोटल ग्रोस सेल वैल्यू इन द मंथ ऑफ इनवॉइसिंग। इसका मतलब जितने भी हम एक महीने में इन्वॉइस करते हैं उसका 45% उसी महीने में जो है उसको मिल जाता है। अब इसका एग्जांपल मतलब मान के चलते हैं, अब खुद से हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ऐसे समझ में तो आएगा नहीं, कुछ वैल्यूज़ अपने आप से लेनी पड़ेंगी। मान के चलते हैं जो हमारी सेल्स है वो 100 ले लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज वगैरह में करना है तो हम हमेशा ऐसे 100 चीज़ें ले लेते हैं। तो मानते हैं सेल्स 100 है। अब आपको दिया हुआ है कि जो 45% है टोटल ग्रॉस का, टोटल ग्रॉस जो है वो हमारी 100 है, तो उसका जो है वो 45% क्या है उसी महीने में रिसीव हो जाता है। यानी कि पहले जहाँ पे 2 महीने मान के चल रहे हैं, ठीक है, पहला और दूसरा, मतलब मान लो पहले महीने में मेरी सेल्स हुई 100 की और उसी में मेरे को 45% मिल जाता है। 100 का 45% कितना होता है, 45, यानी मेरे को पहले महीने में कितने मिल जाएंगे, $45। और अब कैच देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम डिस्काउंट देते हैं 10% का, जो कि अपना अकाउंट सेटल कर देते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर 100 का 45% मेरे को मिल जाता है पहले महीने में, इसका मतलब क्या है, ये 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हैं। और अगर ये 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो ये जो 45 होगा ये 10% डिस्काउंट देने के बाद वाले वैल्यू होगी। वापस से सुनो, अगर मेरी सेल्स है 100 की, ठीक है, मैं 100 की सेल्स कर रहा हूँ $100 की, तो इसमें से मेरे को 45% जो है वो पहले महीने में रिसीव हो जाता है कैश में। अब अगर मैं जो भी मेरे को पहले महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है उसको मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो 10% का डिस्काउंट है वो मिलता है जो भी अपना अकाउंट सेटल करते हैं विद इन 30 डेज़।
तो अगर मेरी $100 की सेल्स है, 45% जो है मेरे को उसी महीने में मिल जाता है। इसका मतलब 45% जो वैल्यू है वो 10% डिस्काउंट देने के बाद आ रही है, क्योंकि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ उनको, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो तुम्हें 10% का डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब अगर ये 45 की जो वैल्यू है ये 10% डिस्काउंट देने के बाद में, तो अगर 10% डिस्काउंट दे के 45 आ रहा है, तो वैसे इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, कि मतलब हमने सेल्स वैल्यू कितनी होगी 45। अब ये 10% हटा के है, यानी कि 90% होगी, तो आपको 100% निकालना है। 45 इंटू 100 अपॉन में 90 कर दोगे आप, ये करिए 5 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 50, यानी कि आपकी सेल्स की वैल्यू कितनी थी 50। आपने सेल करा 50 का और आपको कैश कितना आया 45 का, वो आपका डिस्काउंट देने के बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग जो है वो 50 जो है वो करते हो सेल्स, ठीक है। तो अब आपको जो है 50 का पता चल गया कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। 50 जो है आपकी सेल्स वैल्यू है, फिर 50 की सेल्स वैल्यू करके आप 5 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 10% का डिस्काउंट, तो इसकी वजह से जो है वो 45 आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और आपको एक और चीज़ ये रखिए कि इररिकवरेबल डेट कितना होता है 20% टोटल ग्रॉस सेल्स वैल्यू का, यानी कि 100 अगर सेल्स है, इसका 20% इररिकवरेबल बन जाता है, तो इररिकवरेबल कितना होगा 100 का 20%, विच इज़ आपका होता है 20। यानी कि मेरे को यहाँ पे एक चीज़ पता चलने लग रही है कि आपको हर महीने कितना जो है वो रिसीव हो रहा है। मतलब यहाँ पे तो आपको चलो पहले महीने में बंदे ने पेमेंट करी तो चलो उसको 45 पे करने दिया, बट वैसे उसकी सेल्स वैल्यू कितनी थी $50 की, यानी कि हम 50 की जो है वो सेल्स कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो $20 हैं वो हर महीने जो क्या है इररिकवरेबल हो रहे हैं, यानी कि ये सॉरी $20 जो है वो इररिकवरेबल हो रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों को दूसरे महीने में कितना जो है वो रिसीप्ट आने वाली है, कितना कैश आने वाला है बेसिकली। तो देखो मैं सेल्स कितनी कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपको सब बता रखा है कि ये सब चीज़ें क्या हो रखी हैं, हमें प्रोपोर्शन ही बताना है, ठीक है। दूसरे महीने की अगर मैं बात करूँ तो $100 तो मेरी ग्रॉस सेल्स है, ठीक है, जिसमें से मैं सेल कितनी कर देता हूँ $50 की, ठीक है। अब $50 की क्यों कर रहे हो भैया, यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे थे, आपको याद होगा 45 का, तो बट 45 का तो उसको डिस्काउंट मिल रहा था ना जो पहले महीने में पेमेंट कर रहा है। अगर वो दूसरे महीने में आ जाएगा तब थोड़ी उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा, तो उससे मैं कितने चार्ज करूँगा पूरे $50, ठीक है। और आपको ये भी चीज़ बता रखी है कि आपके जो है वो टोटल में से $20 जो है वो हर महीने रिकवरेबल हो रहे हैं, हर महीने। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से 20 जो है वो भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो इररिकवरेबल हो रहा है वो हर महीने हो रहा है, तो मेरे को रिसीव तो इररिकवरेबल हटा के ही हुआ ना। तो 100 - 50 - 20 विच इज़ आपका होता है $30, यानी कि मेरे को दूसरे महीने में कितना मिलेगा $30 मिलेगा, ठीक है। अब आपको $30 ये चीज़ नहीं बतानी थी, आपको बताना क्या था कितना परसेंटेज, कितना प्रोपोर्शन आपको पहले महीने का मिलेगा तीसरे महीने के हिसाब से, ठीक है। आपको ये चीज़ बतानी थी। तो वो थोड़ा सा हो गया था, बट देखो ठीक है। तो आपको ये बताना था कि पहले महीने का कितना प्रोपोर्शन जो है वो आपको दूसरे महीने के हिसाब से मिलेगा। तो देखो पहले महीने आप 100 का कर रहे थे, ठीक है, पहले महीने जो है वो आप लोगों ने 100 की शेयर चल रहे थे, तो अगले महीने आपको कितना आ रहा था 30, यानी कि पहले महीने का कितना प्रोपोर्शन हुआ 30%, साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। वरना इसको निकाला गया 30 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पहले महीने का कितना प्रोपोर्शन दूसरे महीने में जा रहा है, पहले 100 था, दूसरे में कितना हो गया 30, तो 100 से 30 कितना हुआ 30% का, तो यानी कि कितना प्रोपोर्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ आपका है 30%, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर होगा और हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 299 यहाँ पे अब आपको कह रहा है जो स्पेयर्स है वो मेक करता है ग्रॉस सेल्स जो कि $40,000 पर मंथ के हिसाब से, उसमें से 10% जो है वो कैश के लिए है, बाकी जो है वो क्रेडिट है, ठीक है। मतलब एक महीने में 40,000 की सेल कर लेता है, जिसमें से 10% कैश मिलता है, बाकी जो है वो क्रेडिट पे ही रहता है। तो हमें निकालना है कि टोटल एक्सपेक्टेड कैश रिसीव्ड इन एनी मंथ, किसी भी महीने में निकालनी है, ठीक है। तो हर महीने वो 40,000 की सेल कर रहा है, 10% कैश आ रहा है, आपको कैश रिसीप्ट ही बतानी है। तो अगर आप 40,000 की सेल करोगे तो पहली बात तो आपको 40,000 इंटू 10% विच इज़ आपका हर महीने आपको 4,000 तो कैश मिलने ही वाला है, ठीक है। और आपको दिखा रहा है एक्सपीरियंस शोज दैट द क्रेडिट सेल्स आर रिसीव्ड एज फॉलोज, एक महीने के अंदर अंदर 40% मिल जाता है, 2 महीने के अंदर अंदर 50% मिल जाता है, और कोई सेटलमेंट डिस्काउंट होता है उसको 4% का डिस्काउंट भी किसी को लोगों को दे देते हैं, जो कि हम लोगों को पेमेंट कर देते हैं एक महीने के अंदर अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ना एक सिनेरियो को कंसीडर कर लेते हैं। देखो हमें कोई 3 महीने सोच के चलते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। जैन, फेब और मार्च का सोच के चलते हैं, ठीक है। और हर महीने आप सेल कितनी कर रहे हो 40,000,
और 40,000। आपको किसी भी महीने की जो है वो कैश रिसीप्ट बतानी है। कैश रिसीप्ट बताने के लिए एक मान के चलो हमें मार्च की बतानी है, ठीक है। एग्जांपल है, आप कुछ भी जो है वो सोच के चल सकते हो। मानना है कि आपको इसमें मार्च में कितना कैश रिसीप्ट होगा, तो आपको पता है कि आप जितने हर महीने 40,000 की सेल करते हो जिसमें 10% तो कैश होता है। तो यानी 40,000 की अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो 10% कैश आपको मार्च में ही मिल जाएगा, यानी कि 4,000 तो मेरा एक चीज़ आ गई। उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो कितना आएगा, 40%, ठीक है। अगर आप एक महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे, और एक बात बताओ 40% अगर आपको मिलने वाला है तो कितना है, सेटलमेंट डिस्काउंट कितना है, 4% का। तो अगर हम इसको देखें तो पहले तो हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 40,000 है ये हम लोग सेल्स कर रहे हैं। अब इसमें से देखो 10% जो है वो कैश हो रही है हर बारी, यानी कि मेरे को हर महीने का जो 10% है वो कैश में मिल जा रहा है। यानी कि अगर मैं जनवरी की बात करूँ, इसका मेरे को 10% मिल गया, यानी 4,000। फरवरी का 4,000 मेरे को मिल गया, इसका भी 4,000 मेरे को कैश में मिल गया। यानी कि क्रेडिट पे कितना बचा, 36,000। यहाँ पे भी बचा 36,000। मार्च का तो चलो 4,000 मैंने कैश में यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो यानी कि जनवरी में मेरा क्रेडिट कितना बचा होगा, 36,000 का, और फरवरी में कितना बचा होगा, 36,000 का। अब एक महीने के अंदर अंदर जो पेमेंट कर देता है उसको मैं मतलब एक महीने के अंदर जो पेमेंट करता है 40% ऐसे लोग हैं, और उसको मैं डिस्काउंट भी दे देता हूँ, कितना का, 4% का। इसका मतलब ये जो क्रेडिट है मार्च एक महीने के अंदर, मतलब फरवरी के बंदा मार्च में पेमेंट कर रहा है, ये तो एक महीने का हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 36,000 का है, 36,000 का मेरे को 40% मार्च में रिसीव होने वाला है, और मेरे को जो है वो कितना परसेंट रिसीव होगा, 96%। और 96% क्यों होगा, मैंने आपको बताया ही है भैया। 4% जो है वो क्या है, मैंने नहीं बताया, क्वेश्चन ने बताया कि 4% क्या है, डिस्काउंट। जो भी बंदा एक महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर रहा है, तो अगर जो बंदा एक महीने के अंदर पेमेंट करेगा उससे हम 4% जो है वो डिस्काउंट दे देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 96%, या फिर आप एक काम कर सकते हो 96%। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो समझ में क्या ही है, 100% टोटल होता है, 4% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमें टोटल कितना रिसीव होगा, 96%। तो ऐसे कर सकते हो, या तो आप क्या करो, 36,000 को 40% से मल्टीप्लाई करो, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 40% ये होता है 14,400, ठीक है। अब आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 4% का, तो अपने कैलकुलेटर में 14,400 माइनस 4% कर दो, तो माइनस 4% करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है, जो कि आपका आंसर है 13,824। यानी कि फरवरी का कितना पैसा मेरे को मार्च में मिलने वाला है, 13,824, ठीक है। इतना पैसा जो है वो मेरे को मिलने वाला है। आप इसको ऐसे करके 96% भी कर सकते हो, या फिर आप जो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ रहा है उसको -4% कर सकते हो। अप टू यू, आपको क्या करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पता चल गया कि फरवरी का जो है कितना आ रहा है। अब आपको देख रहे हो 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट में कितना आ रहा है, विद इन 2 मंथ्स का 50%। और ये सब किसका आ रहा है भैया, रिसीवेबल का। इसलिए मैंने जो कैश वाली चीज़ें हैं उसको हटा दिया गया है, क्योंकि हर महीने 4-4 हज़ार तो कैश आ ही रहा है। तो जो क्रेडिट वाले कस्टमर होंगे वही तो बाद में पेमेंट करते हैं ना, कैश वाले थोड़े बाद में पेमेंट करेंगे, कैश वाले तो उसी टाइम ही कर रहे हैं, है ना। तो अब जनवरी वाले 50% देंगे, कितना था, 36,000 का 50% रिसीव होगा, 36,000 का 50% 18,000। तो मेरे को मार्च में टोटल कितने पैसे जो है वो रिसीव हो गए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 4,000 13 सबको प्लस ही कर लेते हैं, 13,824 प्लस 4,000 प्लस 18,000 विच इज़ आपका होता है 35824। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए या जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी। मैंने यहाँ पे मार्च का एग्जांपल लेके चला है, आप ऐसा करके कर सकते हैं, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ठीक है। उसके हिसाब से आप थर्ड महीने के हिसाब से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको निकालना है कि किसी भी महीने में कितना आएगा। और यहाँ पे आपको 1 महीना 2 महीना दे रखा था, तो इसलिए मैंने जो है वो 3 महीने का लेके चला कि लाइक हाँ, तीसरा जो महीना होगा उसमें पहले महीने का भी आएगा, दूसरे महीने का भी आएगा। आप ये सब जब जैसे जैसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे, वैसे वैसे जो है वो आपको पता चलता रहेगा कि लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 300। इसमें क्या कह रहा है, जो सिलेक्टेड फिगर्स हैं वो फर्म के बजट में से नेक्स्ट मंथ की ये फॉलोज़ हैं। आपको निकालना क्या, बजटेड पेमेंट, ट्रेड पेबल्स को आप कितनी पेमेंट जो है वो करने वाले हो, सेल्स आपकी इतनी है, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका इतना है, आपके ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज़ कितना है, ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज़ आया है, ठीक है। तो ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज़ कितना है, 10,000 का, बहुत ही बेहतरीन। और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ओवर अ मंथ में इंक्रीज़ आया है 18,000 का। तो आपको बताना है बजटेड पेमेंट कितनी करी होगी आपने ट्रेड पेबल्स को। इसको समझने के लिए देखो, पहली चीज़, आपको ट्रेड पेबल जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं पूरे महीने के अंदर 10,000 से। इसका मतलब आप मान के चल सकते हो आपका करंट लाइबिलिटी, आपको मैं 2 एग्जांपल दे सकता हूँ कि लाइक हमारे पास पहले थी 50,000 की, और अब कितने की रह गई है, 40,000 की, ठीक है। यानी कि 10,000 से हमारी जो है वो करंट लाइबिलिटी कम हुई है। अब एक बात बताओ, किसी को मैंने 50,000 रुपये देने थे और अब कितने देने हैं, खाली 40,000। इसका मतलब मेरी तरफ से पेमेंट हुई है,
है ना? अगर मेरे को पहले किसी को 50,000 देने थे, अब मेरे को 40,000 ही देने हैं, इसका मतलब मैं अपनी तरफ से 10,000 जो है वो पे कर चुका हूँ, इसलिए तो मेरी लायबिलिटी कम हुई है। वैसे ही ट्रेड पेबल जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अगर ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है, तो ट्रेड पेबल मतलब कोई भी हमें पेबल्स को जो है वो 50,000 देने थे, अब खाली 40,000 ही देने हैं। ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मतलब 10,000 से जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है? तो अगर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और पेमेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे को ये तो बताना है कितनी पेमेंट है। तो मेरे को एक पेमेंट पता चल गई कि मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूँ, 10,000 की, ठीक है जी, बहुत बेहतरीन। और क्या पता चला, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है ओवर अ मंथ उसकी जो है वो बढ़ जा रही है, जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो 18,000 से बढ़ जा रही है। अब खुद सोचो, मैं अपने बिजनेस के लिए इन्वेंट्री खरीद के ला रहा हूँ, इन्वेंट्री खरीद के लाए तो ऑब्वियस ही बात है यार, मेरा पेबल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। पेमेंट किसी को पेमेंट करके आऊँगा तभी तो मेरे को इन्वेंट्री मिलेगी, इसका मतलब मैंने 10,000 की 18,000 की भी क्या करी होगी, पेमेंट करी होगी। ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। इसके बाद आपको एक पद ये दे रखा है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, आपको ये याद होगा, सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल्स है 450 का, ठीक है, 30% ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कि 450 का 30% बेसिस होता है 135, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा, 450 माइनस 135, तो 450 माइनस 135 विच होता है 315, ठीक है, 315 यानी कि 315,000 315, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल पेमेंट्स बतानी है, तो आपको एक कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको इंक्लूड करना है और साथ में ये जो आपने पेमेंट करी है, तो आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने टोटल जो है वो ट्रेड पेबल्स को कितनी पेमेंट कर रखी है। तो इन सबको ऐड करने के बाद 315 प्लस 10 प्लस 18 ये होता है 343, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 343 जो है वो सही हो जाएगा। बजटेड पेमेंट बतानी थी, पेमेंट के लिए आपको क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लो और उन दोनों में ये सारी जो पेमेंट है और एक्स्ट्रा वो सबको इंक्लूड कर दो, आपका जो है पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। 301 में जो है कंपनी हैज़ अ करंट कैश बैलेंस ऑफ $7,000, ठीक है। आपको बताना क्या है, कैश बैलेंस कितना होगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ अच्छे से देखनी है, उसी के हिसाब से हम बताएंगे कि कितना कैश होगा। कंपनी का जो करंट कैश बैलेंस है वो $7,000 है, ठीक है। अभी करंट में उनके पास $7,000 हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं $15,000 के, ट्रेड पेबल्स हैं $40,000 के, ठीक है। कंपनी जो है कैन सेल गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 70,000 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जो 50,000 के गुड्स हैं वो 70,000 में जो है वो बेच सकते हैं अगले महीने, ठीक है। तो विच इज़ नेक्स्ट मंथ, और आपको बताना क्या है, एट द एंड ऑफ द मंथ, अपने करंट महीने के हिसाब से बताना है। तो इसका आई डोंट थिंक कोई इम्पैक्ट जो है वो इसमें पड़ने वाला है, ठीक है। बट 1/2 ऑफ द सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल, मतलब जो 1/2 सेल्स है यानी कि आधी सेल जो है वो जिस महीने आप सेल करते हो उतनी में कलेक्ट कर लेते हो। तो जो सारी सेल्स हैं जो मंथ ऑफ सेल्स में है उसमें हाफ सेल जो है वो कलेक्ट हो जाती है उसी महीने में, और बाकी की जो है वो अगले महीने में होती हैं। जो सारी परचेजेज हैं उसको क्रेडिट पे मेड किया गया है, और जो पेड है ड्यूरिंग द फॉलोइंग मंथ, जो सारी परचेजेज हैं उसको क्रेडिट पे करते हैं और जो पे करते हैं उसको अगले महीने पे करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगा पूरे महीने के दौरान, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह, ठीक है। तो आपको बताना है कि जनरल कैश एक्सपेंसेस जो है वो $60,000 के हैं ड्यूरिंग द मंथ। तो आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब इससे आपको बताना क्या है कि आपका कैश बैलेंस क्या होगा महीने के एंड के बाद। तो इधर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व इसको करेंगे। पहली बात, आप लोगों को कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 7,000, ठीक है। तो जितना आपको दे रखा है पहले उसको लिखते जाएंगे, बाद में जो नहीं है उसको देख लेंगे। तो 7,000 का आपको ओपनिंग बैलेंस पता है। आप लोगों को पहले साथ में देख लेते हैं कि पैसे कितने कितने जो है वो आ रहे हैं, उसी के हिसाब से जो है हम लोगों को करेंगे। देखो, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है $15,000 का, ठीक है। तो यानी कि 15,000 भी आप लोगों के लिए प्लस में ही रहने वाले हैं, कि 15,000 भी आप लोगों के लिए आएंगे, अच्छी बात है, ठीक है। और इसके बाद आपको दे रखा है कि और कोई कहीं से पैसे आ रहे हैं क्या आपके पास। एक चीज़ है जहाँ पे देखो कंपनी जो है वो गुड सेल कर सकती है $50,000 के $70,000 में, ठीक है, अगले महीने। और जो हाफ ऑफ सेल्स है वो कलेक्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ सेल, यानी कि जब आप सेल करोगे उस महीने जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर 70,000 की जो है वो सेल हुई, इसका हाफ जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिमाइंडर है वो फॉलोइंग मंथ में। तो इसका मतलब इसका 70,000 का हाफ कितना होगा, क्योंकि जितने में बेच सकते हैं उसका मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। 70,000 पूरा है तो हाफ कितना होगा, 35,000 ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या है, 35,000 भी मेरे को इस महीने के एंड तक जो है वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है, 35,000। और बाकी अगला जो है वो बाकी अगले महीने में होगा, ठीक है। उसका मेरे को है नहीं, मेरे को अपने महीने के लिए चाहिए। तो इसके बाद जो पेमेंट है, देखो एक 15 यहाँ पे पेबल्स को
ट्रेड पेबल्स का 40,000 है। अब अगर ट्रेड रिसीवेबल का पॉजिटिव में है तो ट्रेड पेबल्स का किस में होगा, नेगेटिव में, 40,000 नेगेटिव में, ठीक है। और आपको एक चीज़ और दे रखी थी कि 60,000 जो है वो जनरल एक्सपेंसेस भी कर रखे हैं इन लोगों ने, तो जनरल एक्सपेंसेस ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कैश पेमेंट होगी आपकी फिर उसमें से, तो 60,000 माइनस। तो अब इसको टोटल कर लेंगे, 7,000 प्लस 15,000 प्लस 35,000 माइनस 40,000 माइनस 60,000 विच इज़ आपका होता है माइनस में 43,000। इसका मतलब इनका कैश भैया नेगेटिव में आ रहा है, और कैश नेगेटिव आने का मतलब ओवरड्रॉन होता है, और ओवरड्रॉन कितना है, $43,000 का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 302 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ कैश बजट। साफ साफ दिख रहा है डिप्रिसिएशन तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन इसका एक फर्स्ट ऑप्शन तो इसका एकदम प्रॉपर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। और यानी कि इसका मतलब डी ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट तो दिया ही नहीं हुआ। तो ए बी सी में से जो है आपका कोई ऑप्शन होने वाला है। और इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको पता है कि आपके जो कैश बजट में है वो खाली जो भी कैश से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आएंगी, तो जो भी आपकी कैश से रिलेटेड नहीं है तो वो नहीं आएगी। अब ये भी प्रोविज़न है, इसमें भी कैश इंक्लूड नहीं होता, यानी कि ये भी नहीं आएगी, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं आने वाली। वेजेस एंड सैलरीज तो यार होती है, क्योंकि वेजेस और सैलरीज आप ज़्यादातर जो है कैश वगैरह में पेमेंट करते हो, तो ये तो कैश में इंक्लूड होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड जो है वो सही है। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड विच इज़ आपका ऑप्शन नंबर जो है सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, डिप्रिसिएशन और प्रोविजन, वेजेस और सैलरीज तो नहीं है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी माय बैड, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 303 द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेबल रिकॉर्ड। आपको बताना क्या है, बट अमाउंट इज बजटेड टू बी पेड टू सप्लायर्स इन सितंबर में कितना अमाउंट बजटेड है हमारी पेमेंट के हिसाब से। इनवॉइसेस पेड इन द मंथ ऑफ परचेज, जो महीने में परचेज करते हैं उसमें कितना पेमेंट करते हैं, 25%। एक महीने आफ्टर द परचेज 70%, और सेकेंड मंथ आफ्टर परचेज 5%। परचेज फॉर जुलाई टू सितंबर आपको दे रखे हैं। फॉर सप्लायर्स पेड इन द मंथ ऑफ परचेज, जिन सप्लायर्स को हम उसी महीने में जिसमें ख़रीदते हैं उसी में पेमेंट कर देते हैं तो हमें 5% का क्या होता है, डिस्काउंट भी जो है वो मिलता है, ठीक है। बस वही हम पहले अब रिसीवेबल टाइप की चीज़ों से कर रहे थे और अब हम परचेज के हिसाब से जो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सितंबर में देखो 2,80,000 का हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे लिखा है जिस महीने में परचेज़ करते हैं उस महीने में हम कितना पेमेंट कर दे रहे हैं, 25%। तो 280 का 25%, और अगर हम एक महीने के अंदर अंदर ही पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 5% का क्या है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसका मतलब हमें टोटल कितने पैसे मिलेंगे, 95%। वही सेम चीज़ अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 280 को 25% से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसमें कैलकुलेटर में माइनस कर देना 5%। दोनों तरीके जो हैं उस पर आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो 280,000 मल्टीप्लाई बाई 25% मल्टीप्लाई बाई 95% विच इज़ आपका होता है 66,500, यानी कि सितंबर में आप लोग इतना पेमेंट करने वाले हो। और इनवॉइसेस पेड इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर परचेज, यानी कि एक महीने बाद आप कितना पेमेंट करते हो, यानी कि ये जो 3 लाख है इसका भी सितंबर में पेमेंट करोगे कितना, 70%। तो 3 लाख का 70% 70% विच इज़ होता है 2,10,000, ये आप पेमेंट करने वाले हो सितंबर में। और 2 महीने बाद कितना करते हो, 5%, यानी कि 2,50,000 का आप सितंबर में पेमेंट करोगे 50%। 2,50,000 का 5% विच होता है 12,500, 12,500। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग सितंबर में एक्चुअली में कितना पेमेंट कर रहे हो। तो 66,500 प्लस 2,10,000 प्लस 12,500 विच होता है 289,000 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम सेल्स के लिए करते आ रहे थे वैसे परचेज के लिए बस थोड़ा बहुत यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। 304 गैलवे लिमिटेड बजटेड टू मेक, आपको निकालना क्या, हाउ मच कैश डिड गैलवे लिमिटेड बजट टू रिसीव, कितना रिसीव करेगी इन द इट्स थर्ड मंथ ऑफ ऑपरेशन, तीसरे महीने में ऑपरेशन से, ठीक है। बजटेड टू मेक सेल्स ऑफ 1,500, 1,800, 2,800 इन फर्स्ट 3 मंथ्स। ये काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते जाते हैं कि कितने महीने में कितना कितना ला रहे हैं वो। तो फर्स्ट महीने, सेकंड महीना, तीसरा महीना, तो कितना है, पहले महीने में 1,500, 1,800 और 2,800, 1,500, 1,800 और 2,800 जो है वो बजटेड है कि इतना जो है वो सेल्स कर देंगे। 25% ऑफ इट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर कैश एंड अनदर 25% ऑफ टोटल सेल्स, अनदर 25% ऑफ टोटल सेल्स विल ऑल्सो बी कलेक्टेड इन द सेम मंथ बाय ऑफरिंग अ 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। जो 25% सेल्स की है, मतलब जितना भी आप लोगों ने सेल्स किया है उसमें से 25% जो है वो कैश में होता है, ठीक है, यानी कि 75% जो है वो किस पे होता होगा, क्रेडिट पे। और जो अनदर 25% है टोटल सेल्स का,
यानी कि टोटल 100 है तो उसकी टोटल में से जो है वो कलेक्ट किया जाएगा इसमें से 25% इन द सेम मंथ, उसी महीने में, बाय ऑफरिंग अ 10% डिस्काउंट। एक 10% का जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। इसका मतलब हमें 90% जो है उसका पैसा मिलने वाला है। उसके बाद 40% विल बी कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ, 40% जो है वो उसके अगले महीने पे मिलेगा, और एंड द रिमाइंडर द मंथ आफ्टर दैट, यानी कि 40% अगर इसमें मिलेगा तो 60% जो है वो उसके अगले महीने पे मिलेगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये वाली जो है वो सारी चीज़ें बनी 60% नहीं, जो मतलब जितना भी परसेंट हमारा जो है बचेगा वो हमारे को अगले महीने में मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत जो है वो सिनेरियो आपको मतलब उलट पुलट करके दे रखा है। तो अब जैसे इन्होंने बता रखा है उसको जैसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते हैं और अपना जो है वो आंसर निकालने की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहली बात, सबसे जो आसान तरीके हैं उसको पकड़ते हैं। देखो 25% जो सेल्स है वो एक्सपेक्ट है टू बी फॉर कैश। ठीक है, तो अगर मैं मेरे को 28 ये निकालना है ना थर्ड मंथ ऑफ ऑपरेशन में, तो तीसरे महीने सेल कितनी कर रहा हूँ 2800 की, 2800 की, तो इसमें से कैश कितना आएगा 25%, यानी कि 2800 का 25% इतना तो कैश आएगा ही आएगा। 2800 मल्टीप्लाई 25% ये होता है 700। तो इतना कैश तो मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये जो था ये तो मतलब आसान क्वेश्चन था जो कि आराम से निकल जाता। अब इसके बाद थोड़ा बहुत इन्होंने घुमाना क्वेश्चन को शुरू करा। एंड अनदर 25% ऑफ टोटल सेल्स का 25% जो है वो सेम मंथ में कलेक्ट होता है, जिसमें से आप 10% जो है वो डिस्काउंट भी दे देते हो। ठीक है, तो तीसरे महीने में आपकी सेल्स कितनी है 2800 की। ठीक है, तो 2800 का यानी कि टोटल सेल्स 2800 की है। देखो अब अगर टोटल सेल्स ना बोलते, क्रेडिट सेल्स बोलते, तो 2800 का 75% ले लेते। ठीक है, बट इन्होंने टोटल सेल्स बोला है, तो टोटल सेल्स कितनी है हमारी 2800 ही है। तो 2800 का जो 25% है वो उसी महीने में कलेक्ट हो जाता है, लेकिन कितने पे 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे होगा 2800 का 25% जो है वो मेरे को रिसीव हो जाता है, और 5% डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि 95% मेरे को रिसीव होता है बेसिकली। या फिर ऐसे लिख लो, या तो 2800 का 25% निकालो, माइनस कर दो 5%, वही सेम चीज़ आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे निकालना चाहूँ 2800 मल्टीप्लाई बाई 25% मल्टीप्लाई बाई 95%, ये होता है 600 एंड सॉरी 10% का डिस्काउंट था ना यहाँ पे, 10% का डिस्काउंट था, और 95% नहीं 90% जो आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलतियाँ हैं चलती रहती हैं। तो 90% का डिस्काउंट होगा तो वही वापस निकाला 2800 मल्टीप्लाई बाई 25% मल्टीप्लाई बाई 90%, ये होता है 630। तो यानी कि ये वाला भी जो है वो थर्ड महीने में आएगा। पहले तो 700 आ रहा था, अब और भी कितना आएगा 630, जो कि हमको क्वेश्चन में बताया था। जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे चलते जा रहे हैं। तो अब ये पता चल गया आपको, बस इसके बाद तो कुछ था ही नहीं। 40% जो है वो इनका फॉलोइंग मंथ में होगा, यानी कि एक जो इससे पहले वाले महीने का 40% आएगा, यानी कि ये जो 1800 है ये 40% इसका रिसीव होगा, और 1500 का कितना रिसीव होने वाला है, जो रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर अब देखते हैं कितना बचेगा। ठीक है, इसका 40% निकाल लेते हैं। 1800 का 40% विच इज़ आपका होता है 720। अब देखो आप टोटल कितनी चीज़ें जो है वो कर चुके हो। पहली बात, एक 25% ये वाला यूज़ कर चुके हो, ठीक है, जो कैश में कलेक्ट होता है। बाकी 25% आपका टोटल सेल्स वाला जो था वो कलेक्ट कर चुके थे। 25 + 25 होता है 50। ठीक है, 50% ये यूज़ हो गया, और 40% आप दूसरे महीने का भी ले चुके। तो 50 + 40 कितना हो गया 90%, यानी कि अभी तक 90% आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है। टोटल कितना होता है 100%, जिसमें से 90 आपको रिसीव हो गया। कितना परसेंट और रिसीव होगा 10%, यानी कि इस वाले महीने का 10% जो है वो आपको इसमें रिसीव होगा, यानी कि 1500 का 10% विच होता है 150। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिसीव होने वाली हैं तीसरे महीने में। क्वेश्चन था थोड़ा घुमाने वाला, तो अच्छे से इसको समझना, और यही जो है वो इसका सबको टोटल कर देंगे। 700 + 630 + 720 + 150 विच इज़ आपका होता है 2200। यही होगा आप लोगों का आंसर, जो तीसरे महीने में आपको जो हम सेल्स वगैरह कर रहे थे उसके हिसाब से हमें रिसीव होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। बाकी अब 304 भी जो होता है वो ख़त्म होता है। इसके बाद 305 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 305 बजटेड प्रोडक्शन। आपको ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो है वो अप्रैल और मई के दे रखे हैं। आपको निकालना क्या है, हाउ मच वुड बी शोन इन द कैश बजट फॉर मई इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। आप कैश बजट में कितना शो करोगे पेमेंट के रिस्पेक्ट में, फॉर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है जी, फिक्स्ड और वेरिएबल में भी आप लोगों को बांटना है। ओके, अप्रैल और मई के एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हैं 93,000 और 87,000। 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। 1/3 जो है वो आप लोगों का क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, और इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी ऑफ 8,000 पर मंथ। इसमें जो है वो 8,000 का जो डिप्रिसिएशन भी है पर मंथ के हिसाब से।
ओके। पेमेंट जो है वो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की एक्सपेंडिचर की हैं वो 50% है उसी महीने में जब वो इनकर होते हैं, और जो 50% है वो नेक्स्ट महीने में, मतलब जब आपका पेमेंट इनकर होती है 50% उसी महीने में कर देते हो, बाकी 50% अगले महीने में करते हो। जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंडिचर है वो मेड इन द मंथ फॉलोइंग दैट इन विच दे आर इनकर्ड, तो यानी कि जिस महीने में फिक्स्ड ओवरहेड जाए उसके अगले महीने में उसकी पेमेंट हो जाती है। तो अब आपको बताना है कि आपका कैश बजट क्या होगा मई के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट फॉर फिक्स्ड और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए। अब एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे जो है वो एक फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो कंपैरेटिवली आसान चीज़ बता रहा है। 1/3 ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स कॉस्ट है, यानी कि 93,000 का 1/3 जो है वो फिक्स कॉस्ट है, 87,000 का 1/3 क्या है फिक्स कॉस्ट। अब इससे आप एक चीज़ और भी निकाल सकते हो, अगर आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो 1/3 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 2/3। ठीक है, बेसिक मैथ्स, अगर आपका फिक्स कॉस्ट 1/3 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 2/3, और मई में भी कितना होगा 2/3। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की आपको प्रोपोर्शन पता है, और आपको ये भी दे रखा है कि जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के जो आप पेमेंट करते हो वो उसके अगले महीने पे करते हो। इसका मतलब जो मई में मेरे को जो अप्रैल की फिक्स कॉस्ट होगी वो मैं मई में पे करूँगा, क्योंकि मेरे को मई का निकालना है। तो जो अप्रैल की फिक्स कॉस्ट होगी यानी कि 93,000 ये मैं पे करने वाला हूँ। अब देखो 93,000 का फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी 1/3, तो 93,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि मैं इतनी पेमेंट करने वाला हूँ। तो 93,000 1/3 ये होता है हमारा 93,000 1/3 ये होता है 31,000 का। ठीक है, 31,000 का आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो आपकी 8,000 पर मंथ क्या है डेप्रीसिएशन, और आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो डेप्रीसिएशन नहीं करते, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कैश बजट जो है वो बना रहे हैं, और डेप्रीसिएशन नॉन कैश चीज़ होती है, तो इसलिए हम नॉन कैश चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। तो 31,000 में से आपको 8,000 को भी माइनस करके दिखाना पड़ेगा। 31 में से अगर आप 8,000 माइनस करोगे तो ये कितना बचता है 23,000। ठीक है, 23,000। तो इसका मतलब फिक्स्ड का तो एक्सपेंडिचर निकालना कंपैरेटिवली आसान था, वैसे वेरिएबल का भी उतना ही आसान है, इसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, तो 1/3 हमको पता था कि अगले महीने रिसीव हो रहा है, अप्रैल का मई में आएगा, तो 31,000 और 8,000 माइनस कर दिया, क्योंकि डेप्रीसिएशन जो है वो नॉन कैश होता है, हमें कैश बजट बनाना है। तो 23,000 विच इज़ ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में से कोई होगा, बी और डी तो करिए। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट के लिए। अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको क्या देखना है, वेरिएबल कॉस्ट का आप लोगों को बता रखा था कि 50% जो है वो उसी महीने पे आता है, और बाकी का 50% अगले महीने पे आता है। तो इसका मतलब समझो, पहली बात मेरे को देखना है कि वेरिएबल कॉस्ट है कितनी कितनी। अप्रैल में 2/3, मई में 2/3। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना लिख लेता हूँ कि अप्रैल और मई की वेरिएबल कॉस्ट है कितनी। ठीक है, ये तो टोटल है, तो अप्रैल में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी और मई में कितनी होगी। अप्रैल में कितनी होगी 93,000 का 2/3 विच इज़ होता है 62,000, और मई में कितनी होगी 87,000 का 2/3, 87,000 का 2/3 विच इज़ होता है 58,000। ये मेरी क्या आई है अभी वेरिएबल कॉस्ट आई है, बट अभी यहाँ पे वो पता है ना 50% कैश वाला। ठीक है, तो देखो मई के महीने में 58,000 का मेरे को 50% ही रिसीव हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो 50% है वो उसी महीने में रिसीव होता है, और बाकी का 50% अगले महीने में। इसका मतलब जो अप्रैल का 50% है वो रिसीव होगा, और मई का जो 50% है वो रिसीव होगा। तो 58,000 का 50% कितना होता है 29,000। ठीक है, और 62,000 का 50% मई में रिसीव होगा, तो वो कितना होता है 31,000। 31 और 29 कितना होता है 60,000। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा सही हो जाएगा, जिसमें फिक्स 23,000 है और वेरिएबल कितना है 60,000। ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं काइंड ऑफ मतलब क्वेश्चन में घुमाते हुए फिर आते हैं 1/3 2/3 ये सब चीज़ें जो है आपको पता चलनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं है यार, बाकी सब जो है वो आसान है। यही था क्वेश्चन में, और इसी के साथ आपका ये वाला जो है चैप्टर वो भी होता है ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का जो है मैंने आपको यूज़र नेम भी दे रखा है, उसमें भी आप में से कोई डाउट्स वगैरह जो है वो ले सकते हो। बाकी यस, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।